आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं जो मतलब हर चुनाव से ठीक पहले हमारे सामने एक जादुई किताब की तरह पेश किया जाता है। एक ऐसी किताब जिसमें ना हर समस्या का समाधान होता है। हाँ, और हर वर्ग के लिए कोई ना कोई सौगात होती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो यानी चुनाव घोषणा पत्र की। आज की इस डीप डाइव में हमारे पास 12 बहुत ही अहम पॉलिटिकल एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ ही आकाश कुमार भोई द्वारा तैयार किया गया एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है जिसे स्मार्ट वोटर फॉर्मूला कहा जाता है। इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो बहुत ही साफ है, श्रोताओं को और खास तौर पे देश के वोटर्स को इतना जागरूक बनाना कि वो सिर्फ भावनाओं में बहने के बजाय लॉजिक और डेटा का इस्तेमाल करके किसी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की असलियत को सामने ला सकें, मतलब उसे पूरी तरह से डिकोड कर सकें। देखिए, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये एक बेहद हाई स्टेक्स एनालिटिकल और पूरी तरह से नेशनल सेंट्रिक यानी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा होने वाली है। हाँ, ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बिल्कुल, और एक साफ डिस्क्लेमर ये है कि आज की इस बातचीत में राम मंदिर, कास्ट सेंसस या किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुद्दों का जिक्र सिर्फ और सिर्फ एक एनालिटिकल टूल यानी विश्लेषण के उपकरण की तरह होगा। हम किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। सही बात है। हमारा एकमात्र उद्देश्य इन 12 सोर्सेस के आधार पर सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है ताकि असली तस्वीर देखी जा सके। तो चलिए इस मुद्दे को समझने के लिए ना शेयर बाजार का एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी अपने इन्वेस्टर से कोई वादा करती है, जैसे कि वो अगले साल अपना मुनाफा 2 गुना कर देगी, और वो ऐसा नहीं कर पाती, तो क्या होता है? इन्वेस्टर्स तुरंत अपने शेयर बेच देते हैं। बिल्कुल, कंपनी का शेयर धड़ाम से गिर जाता है, मैनेजमेंट से जवाब मांगा जाता है और कभी-कभी तो फ्रॉड के आरोप में लीगल एक्शन भी हो जाता है। लेकिन राजनीति में ऐसा क्यों नहीं होता? यही तो कैच है। जब इतने बड़े बड़े वादे टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नेता ये सब करके आखिर बच कैसे जाते हैं? ये सवाल सीधा हमारे सिस्टम की कानूनी और आर्थिक सच्चाई से जुड़ा है। अगर हम कानूनी पहलू को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिसे समझना हर वोटर के लिए जरूरी है। ये केस था एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार। अच्छा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या टीवी, मिक्सर या लैपटॉप जैसी चीजें बांटने का वादा रिश्वत है। कोर्ट का तर्क बहुत ही तकनीकी था। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत करप्ट प्रैक्टिस या भ्रष्ट आचरण तब माना जाता है जब कोई उम्मीदवार किसी व्यक्तिगत वोटर को वोट के बदले कुछ देता है, मतलब 1-to-1 ट्रांजैक्शन। बिल्कुल। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में पूरे राज्य या देश की जनता से कोई वादा करती है तो उसे व्यक्तिगत रिश्वत नहीं माना जा सकता, उसे लोक कल्याणकारी वादा माना जाएगा। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं किसी एक वोटर को 1000 रुपए दूं तो मैं जेल जा सकती हूँ? हाँ, कानूनी तौर पर। लेकिन अगर मैं मंच से खड़े होकर 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली और पैसे देने का वादा कर दूं तो वो पूरी तरह से लीगल है? यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल यानी संवैधानिक खामी है। इलेक्शन कमीशन नेताओं को उनके झूठे वादों के लिए कोई सजा नहीं दे सकता क्योंकि कानून की नजर में वो घोषणा पत्र कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वो सिर्फ एक मार्केटिंग पेपर है। हाँ, वह सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या इरादों का बयान है। और जब कोई कानूनी रोक-टोक नहीं होती तो वादों की कोई सीमा भी नहीं रहती। लेकिन इन असीमित वादों का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता होगा ना? अगर कानूनी सजा नहीं है तो इसका आर्थिक अंजाम क्या होता है? हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीएजी की चेतावनियों का बार-बार जिक्र करते हैं। वहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, डेट बॉम्ब। हाँ, डेट बॉम्ब यानी कर्ज का बम। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी राज्य की जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% के आसपास है। राज्य की कमाई सीमित है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी 2 लाख करोड़ रुपए की फ्रीवीज यानी मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर देती है, जैसे मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और हर महीने सीधा बैंक अकाउंट में पैसा। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि ये पैसा आएगा कहां से? सरकारें इसके लिए बाजार से भारी कर्ज लेती हैं। ये कर्ज कोई नेता अपनी जेब से नहीं चुकाता, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के सिर पर थोपा जाता है। आरबीआई इसी रेवड़ी कल्चर पर अलार्म बजा रहा है कि ये राज्यों को दिवालियापन की तरफ ले जा सकता है। और जब हम पैसों की बात कर रहे हैं तो हमें फॉलो द मनी के सिद्धांत को भी देखना होगा। घोषणा पत्र देखने में तो ऐसा लगता है जैसे आम आदमी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे की फंडिंग कुछ और ही कहानी कहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा और ट्रांसपेरेंसी पर जो बहस चल रही है
वो हमें सोचने पे मजबूर करती है। सही पॉइंट है। अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना किसी राजनीतिक पार्टी को 500 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रहा है, तो क्या वो बिना किसी स्वार्थ के दे रहा है? यही सोचने वाली बात है। राजनीतिक फंडिंग का सीधा असर नीतियों पर पड़ता है। जब मैनिफेस्टो ड्राफ्ट होता है तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि उसमें किए गए वादे सच में उस किसान या मजदूर के फायदे के लिए हैं या फिर उस कॉर्पोरेट डोनर को उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि पैसा तो रिकवर करना है उन्हें। बिल्कुल। नीतियां अक्सर उन लोगों के पक्ष में झुक जाती हैं जो चुनाव का खर्च उठाते हैं। ये तो पर्दे के पीछे का खेल हो गया, लेकिन जनता के सामने जो खेल खेला जाता है वो और भी दिलचस्प है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वोटर्स के दिमाग के साथ बाकायदा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा जाता है। हाँ, शब्दों का खेल। एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है नारों की भाषा। 1971 में नारा था गरीबी हटाओ और आज के दौर में नारा है विकास। इन दोनों में कोई ठोस बात नहीं है। नेता कभी नंबर क्यों नहीं देते? क्योंकि नंबर जवाबदेही तय करते हैं। राजनीति में इसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी या रणनीतिक अस्पष्टता कहा जाता है। कोई भी चतुर राजनेता कभी ये नहीं कहेगा कि हम 2027 तक 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो कुछ ऐसा कहेंगे कि हम रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, है ना? एकदम सही। दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई 1 करोड़ नौकरियों का वादा लिखित में दे दे तो 5 साल बाद जनता पूछ सकती है कि वो नौकरियां कहाँ हैं, उनका डेटा दिखाइए, लेकिन अवसर पैदा करेंगे का कोई पैमाना नहीं होता। कोई मैट्रिक नहीं है चेक करने का। बिल्कुल। नेता जानबूझकर अपनी बातों को गोलमोल रखते हैं ताकि उन पर कोई उंगली ना उठा सके। और वोटर्स की याददाश्त के साथ भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। अक्सर देखा जाता है कि सरकार के पहले 4 साल तक कुछ खास हलचल नहीं होती, लेकिन जैसे ही चुनाव के आखिरी 6 महीने आते हैं, अचानक से नेशनल हाईवे का उद्घाटन होने लगता है, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाते हैं और हर अखबार, हर टीवी चैनल पर विज्ञापनों की बाढ़ आ जाती है। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार सिर्फ आखिरी कुछ महीनों में ही जागती है? मनोविज्ञान में इसे रीसेंसी बायस कहते हैं। इंसान का दिमाग हाल ही में हुई घटनाओं को ज्यादा याद रखता है और पुरानी बातों को भूल जाता है। हमारे सोर्सेज में मैकियावेली के सिद्धांतों का जिक्र है। द प्रिंस वाले मैकियावेली। हाँ, उन्होंने सदियों पहले कहा था कि इंसान अपनी पुरानी तकलीफों को बहुत जल्दी भूल जाता है अगर उसे कोई नया लालच या नई खुशी दे दी जाए। राजनीति में इसी रीसेंसी बायस का इस्तेमाल एक मैकियावेलियन टैक्टिक का रूप में होता है। मतलब वोटर्स को पिछले 4.5 साल के खराब या औसत प्रदर्शन का इवैल्यूएशन करना चाहिए, लेकिन वे आखिरी 6 महीने के भारी प्रचार अभियान में उलझ कर रह जाते हैं। बिल्कुल। और इसी प्रचार अभियान में एक और पैटर्न नजर आता है। चुनाव आते ही अचानक से इकोनॉमी, महंगाई या हेल्थ जैसे असली मुद्दे गायब हो जाते हैं और सारा फोकस भावनाओं पर आ जाता है। सोर्सेज में इसे डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी कहा गया है। कभी राम मंदिर के निर्माण की बात सबसे ऊपर आ जाती है, तो कभी कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना की मांग मैनिफेस्टो का मुख्य मुद्दा बन जाती है। इसके अलावा बॉर्डर पर चीन या पाकिस्तान के साथ तनाव का इस्तेमाल करके राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक ढाल की तरह पेश किया जाता है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति और नेशनलिज्म ऐसे भावनात्मक मुद्दे हैं जो इंसान के सोचने समझने की लॉजिकल क्षमता को बाईपास कर देते हैं। जब आप धर्म, जाति या देश की सुरक्षा को खतरे में बताते हैं तो वोटर ये पूछना भूल जाता है कि शिक्षा का क्या हुआ। ये बात सोर्सेज में बहुत अच्छे से समझाई गई है। उदाहरण के लिए जब मैनिफेस्टो में शिक्षा की बात होती है तो हमेशा स्कूल की नई बिल्डिंग्स बनाने का वादा होता है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बावजूद क्वालिटी ऑफ टीचर्स या बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा? इस पे कोई बात नहीं करता। क्योंकि इमारतें कैमरे में अच्छी दिखती हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता एक अदृश्य चीज है। लेकिन जब हम घोषणा पत्र पढ़ते हैं तो हर पार्टी कहती है कि हम औद्योगिकरण लाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, जीडीपी के आंकड़े भी बढ़ते हुए दिखते हैं, फिर भी सड़क पर इतनी बेरोजगारी क्यों है? ये विरोधाभास कुछ समझ नहीं आता। इसे इकोनॉमिक्स में जॉबलेस ग्रोथ पैराडॉक्स कहते हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है। 10 साल पहले वहां 100 मजदूर काम करते थे और साल की 1000 कारें बनती थीं। ठीक है। आज उस फैक्ट्री के मालिक ने वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन वाली मशीनें लगा दी हैं। अब वहां सिर्फ 2 इंजीनियर बैठकर कंप्यूटर चलाते हैं, रोबोट्स कार बनाते हैं और साल की 5000 कारें बन रही हैं। मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। हाँ, फैक्ट्री का मुनाफा 5 गुना हो गया, देश की जीडीपी बढ़ गई, लेकिन उन 98 मजदूरों का क्या हुआ जिनकी नौकरी चली गई? ओह, तो मतलब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ इंसानों के लिए नौकरियां पैदा नहीं कर रही है। और घोषणा पत्रों में इस ऑटोमेशन या एआई के दौर में
क्वालिटी जॉब्स कैसे आएंगी इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। वे बस पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। यही पैराडॉक्स हमें कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। हमने किसानों के बड़े बड़े आंदोलन देखे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर लंबी बहसें सुनी। हर राजनीतिक पार्टी किसानों का वोट लेने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने का वादा अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लेती है। पर इसे लागू करना इतना आसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस वादे के पीछे का फिस्कल बर्डन या जो भारी आर्थिक बोझ राजकोष पर पड़ेगा, उसका समाधान कोई नहीं बताता। क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वो सारा अनाज एमएसपी पर खरीद सके? इस डेडलॉक का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन घोषणा पत्र में कभी नहीं दिया जाता। एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट जो इन सोर्सेस से निकलकर सामने आता है वो है पेपर डेवलपमेंट। मतलब कागजों और सरकारी फाइलों में तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है, करोड़ों रुपए का फंड भी पास हो जाता है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक करते हैं तो वहां सिर्फ एक खाली मैदान या आधा अधूरा ढांचा मिलता है। हाँ, हमारे सिस्टम में सैटेलाइट इमेजेस या थर्ड पार्टी साइट विजिट्स का इस्तेमाल करके दावों को क्रॉस चेक करने का कोई कल्चर ही नहीं है। बस नेता ने कह दिया और जनता ने मान लिया। इसी अंधेपन को दूर करने के लिए वोटर्स को एक स्मार्ट वोटर बनने की जरूरत है। और यहीं पर आकाश कुमार भुई द्वारा डिजाइन किया गया स्मार्ट वोटर फॉर्मूला एक गेम चेंजर साबित होता है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये फॉर्मूला वोटर के सोचने का नजरिया ही बदल देता है। इसका सबसे पावरफुल हिस्सा है द सीईओ एनालॉजी। ये एनालॉजी सच में एक आहा मोमेंट है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा देश या हमारा राज्य एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह है और देश के सभी नागरिक, सभी वोटर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो उस कंपनी का सीईओ है। अब जरा सोचिए, क्या कोई भी कंपनी ऐसी सीईओ को नौकरी पर रखेगी जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो और जिसका बिजनेस प्लान यानी उसका मैनिफेस्टो हवाई बातों से भरा हो? एक शेयर होल्डर हमेशा कंपनी के लंबे समय के फायदे के बारे में सोचता है। इसलिए वोट डालना कोई दान नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और किसी भी निवेश से पहले ऑडिट करना जरूरी होता है। तो ये ऑडिट किया कैसे जाए? आकाश कुमार भुई के इस फॉर्मूले में मैनिफेस्टो को ऑडिट करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है जो कोई भी आम नागरिक अपने घर बैठे कर सकता है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को विस्तार से डिकोड करते हैं। पहला स्टेप बहुत ही आसान है। जिस भी पार्टी की सरकार थी उसका 5 साल पुराना मैनिफेस्टो इंटरनेट से डाउनलोड करें। आज के डिजिटल युग में ये काम सिर्फ 2 मिनट का है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप जो कि सबसे अहम है। उस मैनिफेस्टो के सारे वादों को 4 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटना है। वो 4 कैटेगरीज हैं। पहला, फुल्ली कंप्लीटेड, यानी जो वादे जमीन पर 100% पूरे हो चुके हैं। दूसरा, पार्शियली कंप्लीटेड, जिन पर काम शुरू हुआ है, बजट एलोकेट हुआ है, लेकिन काम अभी आधा अधूरा है। तीसरा, नॉट स्टार्टेड, वो वादे जो सिर्फ भाषणों में रह गए और जिन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। और चौथा सबसे दिलचस्प है, इम्पॉसिबल प्रॉमिस। 1 मिनट रुकिए। नॉट स्टार्टेड तक तो बात समझ में आती है कि नेता ने काम नहीं किया, लेकिन ये इम्पॉसिबल प्रॉमिस क्या है? कोई ऐसा वादा जो सच में नामुमकिन हो। उसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई पार्टी किसी राज्य के घोषणा पत्र में लिखती है कि हम हर परिवार को हर महीने 10,000 रुपए देंगे। अब अगर उस राज्य में 2 करोड़ परिवार हैं तो इसका सीधा सा गणित है कि सरकार को हर महीने 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। साल के हो गए 2,40,000 करोड़। और अगर राज्य का बजट ही इतना ना हो तो? वही तो, जबकि उस राज्य का कुल सालाना बजट ही शायद 1.5 या 2 लाख करोड़ हो, तो ये वादा इम्पॉसिबल है। ये वादा गलती से नहीं किया गया है, ये जानते बूझते हुए वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि गणित के हिसाब से ये हो ही नहीं सकता। और इन वादों की असलियत पता करने के लिए हमें ठोस इंडिकेटर्स की जरूरत होती है। हम सिर्फ नेताओं के दावों या टीवी डिबेट्स पे भरोसा नहीं कर सकते। यहीं पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी आरटीआई का पावर काम आता है। सरकारी वेबसाइट्स का डेटा, आरटीआई के जवाब और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके हम असली तस्वीर निकाल सकते हैं। इस पूरे ऑडिट प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए सोर्सेज में एक सिटीजन मैनिफेस्टो स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये 100 नंबर का एक मार्किंग सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? इसमें अलग अलग चीजों के नंबर होते हैं, जैसे वादों की स्पष्टता कितनी थी, क्या उन्होंने नंबर दिए थे या गोलमोल बातें की थी, कंप्लीशन रेट क्या है, बजट रियलिज्म कैसा है। अगर किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को इस ऑडिट में 70 से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो उसे एक रिलायबल या भरोसेमंद विजन डॉक्यूमेंट माना जा सकता है। और अगर स्कोर कम हो?
लेकिन अगर स्कोर 40 से कम है तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ इलेक्शन मार्केटिंग का एक ब्रोशर है जिस पर भरोसा करना अपने वोट को खराब करना है। ये स्कोर कार्ड सच में वोटर्स को अंधभक्ति से निकालकर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जा सकता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो सोर्सेज के मुताबिक ये समझना जरूरी है कि ये मैनिफेस्टो ट्रैप आखिर किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर करता है। वहाँ वोटर्स को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वर्ग है इमोशनल वोटर्स का। ये वो लोग हैं जो जाति, धर्म, रीजनल प्राइड या किसी खास नेता की इमेज से जुड़कर भावुकता में वोट देते हैं। उन्हें डेटा या इकोनॉमी से कोई खास मतलब नहीं होता। और दूसरा वर्ग है बेनिफिट सीकर्स का। इनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि उन्हें तुरंत कौन सी मुफ्त योजना, सब्सिडी या राशन मिलने वाला है। देश के कर्ज से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है साइलेंट मेजॉरिटी, जो शांति से सब कुछ देखती है, शिकायत भी करती है, लेकिन फैक्ट्स को वेरीफाई करने की मेहनत नहीं करना चाहती। राजनेताओं की पूरी रणनीति इन तीनों वर्गों को मैनिपुलेट करने पर टिकी होती है। लेकिन एक वोटर ऐसा है जिससे नेता और पूरा राजनीतिक सिस्टम सबसे ज्यादा डरता है, और वो है इन्फॉर्म्ड वोटर, यानी जागरूक मतदाता। ये वो वोटर है जो रैलियों के शोर और भावनात्मक भाषणों में नहीं बहता। सही कहा। ये वो वोटर है जो दावों पर नहीं, डेटा पर विश्वास करता है, जो वादों को नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और पुरानी बैलेंस शीट को जज करता है। राजनीति तभी परिपक्व होती है जब वोटर्स अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। वोट देना निश्चित रूप से हर नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चुनाव से पहले पुराने वादों का इस तरह से ऑडिट करना ये हर जागरूक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। जब तक जनता सवाल पूछना और डेटा मांगना शुरू नहीं करेगी, तब तक हम एक ही तरह के झूठे वादों के चक्रव्यूह में हर 5 साल बाद फंसते रहेंगे। और इस पूरी चर्चा के बाद हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो सीधा उस लीगल अकाउंटेबिलिटी के डिबेट से जुड़ा है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अगर मैनिफेस्टो की कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं और ये सिर्फ एक इलेक्शन मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है, तो क्या चुनावों में हिस्सा लेने वाले हर उम्मीदवार के लिए ये अनिवार्य नहीं कर देना चाहिए कि वो अपने वादों को एक लीगली बाइंडिंग कोर्ट एफिडेविट के रूप में साइन करके चुनाव आयोग को दे? ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। जरा सोचे, अगर वादा टूटने पर सीधे कानूनी सजा का डर हो, अगर झूठी गवाही का मुकदमा चलने का डर हो, तो क्या तब भी नेता ये बड़े बड़े और खोखले सपने बेचने की हिम्मत करेंगे? ये सोचने वाली बात है। श्रोताओं को इस पर खुद मनन करना चाहिए। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।